नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरुण ढिलन और आज हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कंपनियां क्यों शेयर मार्केट में आती हैं, क्या आईपीओ होता है। जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी टर्म हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा आज। तो शुरुआत करते हैं। अपनी पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने आज आपके जो कॉमन क्वेश्चन हैं वो डिजाइन किए हैं, उन सभी का आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा ऐसा बाजार है जहाँ पे खरीदारी और बिक्री होती है शेयरों की। एक सिंपल उदाहरण के तौर पे पूछा जाए, देखा जाए तो मैं इसको एक सब्जी मंडी के रूप में लेके चलता हूँ। ठीक है, यानी कि सब्जी मंडी क्या होती है, जहाँ पे सब्जी की खरीदारी और बिक्री होती है। ठीक है, वो होती है हमारी सब्जी मंडी। उसी प्रकार से शेयर का बाजार क्या होता है, यानी कि जहाँ पे शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है, वो शेयर का बाजार होता है। उसी प्रकार से सब्जी का बाजार भी वही होता है, सब्जी मंडी भी वही होती है जहाँ पे सब्जी का, या फिर अनाज मंडी लगा लीजिए, जहाँ पे अनाज का खरीदना बेचना होता हो वो अनाज मंडी होती है, यानी कि वो अनाज का बाजार होता है। जहाँ पे कपड़ों का बेचना खरीदना होता है वो कपड़े का बाजार होता है। इसी प्रकार जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं वो शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट होती है। ठीक है, अब शेयर मार्केट काम कैसे करती है। देखिए, शेयर मार्केट में एक तो होता है शेयर बेचने वाला, सेलर सेल करेगा, दूसरा व्यक्ति होगा जो उसको खरीदेगा। दो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक तो बाई करने वाला होता है, एक सेल करने वाला होता है। अब वो सेल करने वाला होता है, वो कहाँ से लेके आता है शेयर्स को, वो जब आईपीओ जब ओपन होता है, कोई कंपनी मार्केट में आती है, यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स लेके मार्केट में उतरती है। देखिए, इन दो तीन क्वेश्चन का मैं इकट्ठा ही समझा देता हूँ कि कंपनियां क्यों मार्केट में आती हैं, आईपीओ क्या होता है और ये काम कैसे करता है। इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखो, जब मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी पहले इस कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती है इस चीज़ को समझेंगे। तो मान लीजिए कोई कंपनी है और कंपनी का नाम है एबीसी कोई कंपनी है। मैंने एबीसी लिया, बाकी आपने शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा है, रिलायंस है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सारे बैंक उस शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, आईसीआईसी बैंक और भी बहुत सारी। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कंपनी का, एबीसी कोई कंपनी है जिसकी मार्केट में वैल्यू, जिसके पास 20,000 रुपये की वो कंपनी है, 20,000 उसका वैल्यू है कंपनी का। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है क्योंकि जब शेयर मार्केट में कोई कंपनी आती है तो उसकी वैल्यू 20,000 नहीं होती, उसकी 20,000 करोड़ों में होती है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है और उसकी वैल्यू जो है 20,000 है। अब वो जो कंपनी का जो ओनर है वो क्या करेगा, कंपनी को पहले तो प्राइवेट लिमिटेड होती है। ठीक है, जब वो खुद ओनर होता है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। फिर वो क्या सोचता है कि मैं अपनी कंपनी का विस्तार करूं, बढ़ाऊं अपनी कंपनी को, तो उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए और पैसे लगाने पड़ेंगे मेरे को कंपनी में, ताकि मैं अपनी कंपनी को मैं बढ़ावा कर सकूं, मैं अपने और दूसरे शहर में जाके भी अपना बिजनेस कर सकूं, या फिर कोई भी पर्पज हो सकता है। यानी कंपनी की ग्रोथ के लिए जब उसको पैसे लगाने होते हैं तो क्या करता है, वो आता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में क्यों आता है, क्योंकि वहाँ से वो लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, अपने कंपनी की हिस्सेदारी बेच के वो लोगों को अपने कंपनी की हिस्सेदारी बेच देता है और उसके बदले में लोग उसको पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 20,000 रुपये की एबीसी कोई कंपनी है। अब जो मालिक था वो मार्केट में आया, शेयर मार्केट में, और आके उसने बोला कि मैं अपनी कंपनी का 50% जो हिस्सा है वो लोगों में देना चाहता हूं, उसके बदले में लोग मुझे पैसे देंगे। तो वो क्या किया, उसने अपनी कंपनी के 50% के शेयर बना लिए, यानी कि उसके 50% हो गए 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का उसने क्या किया कि बोला कि मेरे को ना 1,000 शेयर बना दो। तो 1,000 शेयर बनाए उसने और कहा कि मैं एक शेयर की वैल्यू मेरी 10 से 12 रुपये में मैं अपना एक शेयर बेचूंगा। अब वो 1,000 शेयर एक आदमी भी खरीद सकता है या 1,000 अलग अलग व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, यानी कि शेयर लिमिटेड होते हैं हर कंपनी के। तो
वो चाहे एक व्यक्ति खरीद लो। देखो अब मान लीजिए दो दो 20,000 करोड़ रुपए की कोई कंपनी है, तो उनके शेयर्स भी जो हैं लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आके, क्योंकि दूसरी कंपनी आके भी उसको खरीद लेती है, लेकिन वो सब लिमिटेड होते हैं। जो इंडस्ट्रियल जो बायर होते हैं, शेयर खरीदने वाले, उनकी एक लिमिट होती है कि आप इतने ही शेयर खरीद सकते हो। जो इंडिविजुअल होते हैं, जो कॉमन व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी एक लिमिटेड होती है कि आप इस कंपनी के इतने शेयर ही खरीद सकते हैं, ठीक है। तो एक लिमिटेशन होती है। तो एक व्यक्ति तो सारे शेयर खरीदेगा नहीं, तो क्या करते हैं कि एक शेयर की वैल्यू उन्होंने रख दी 10 से 12 रुपए। कंपनी ABC कंपनी कहती है कि मैं अपना शेयर मार्केट में लेके आई हूं और मेरे एक शेयर की कीमत 10 से 12 है। जो ज़्यादा देगा, यानी कि ऑफरिंग करती है ये कि आप 10 रुपए से 12 रुपए तक मैं अपने एक शेयर को बेचूंगी, आप कितने रुपए में खरीद सकते हैं। अब लोग क्या करेंगे, कोई 10 रुपए में खरीदने की इच्छा प्रकट करेगा, कोई कहेगा मैं 12 में खरीद लूँगा। तो कंपनी क्या करेगी, जो हाई रेट लगाएगा। बहुत सारे लोग आए, शेयर 1000 थे, लोग वहाँ पे 20,000 आ गई, ठीक है। तो क्या करेगा, जो ज़्यादा रेट में शेयर को खरीदने के लिए बोलेगा कंपनी, उसको वो अपने शेयर बेच देती है, ठीक है। तो यानी कि जब पहली बार कंपनी मार्केट में आई, तो उस समय उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि अपने शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लेके आना, जब कंपनी लेके आती है उस समय उसको IPO बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी अपने मार्केट में उतरी अपने शेयर को लेके। अब शेयर मार्केट में उतरते ही कंपनी के पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये तो उसके पास पहले थे, कंपनी में लगे हुए थे। अब 10,000 रुपये और दूसरे लोगों से आ गए हैं उनके पास, तो अब वो 30,000 रुपये से अपना बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए 20,000 करोड़ पहले की कंपनी थी, 10,000 करोड़ और आ गए उनके पास, किस चीज़ से, हिस्सा बेचने से, ठीक है। हम मान लीजिए जिसने 1000 शेयर पूरे ले लिए, उसके पास यानी कि कंपनी का 50% हो गया, लेकिन 1000 शेयर सभी को नहीं मिल सकते। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 125 शेयर यहाँ पे खरीदे, ठीक है, और रेट लगा 12 रुपए का। 125 शेयर किसी ने खरीद लिए, रेट लगा 12 रुपए का, तो वहाँ पे उस व्यक्ति की इस कंपनी में हिस्सेदारी कितनी हो गई, 6.25%। 6.25% का वो हिस्सेदार हो गया कंपनी में। यानी कि कंपनी को लॉस होगा तो वो भी लॉस भुगतेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भी वो प्रॉफिट को भुगतेगा, ठीक है। यानी कि 6.25% का वो इसमें हिस्सेदार है, इसमें उसका मालिकाना हक है यहाँ पे 6.25% का। कब तक, जब तक 125 शेयर उसके पास रहेंगे, ठीक है। जिस दिन वो 125 शेयर बेच देगा, वो मालिकाना हक जो नया खरीदार होगा उसके पास चला जाएगा। 6.25% का वो इस ABC कंपनी में हिस्सेदार बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से शेयर मार्केट काम करती है। लेकिन शेयर की जो कीमत है वो कैसे इंक्रीज होती है, वो कैसे बढ़ती रहती है। देखिए, शेयर की कीमत का कम होना और बढ़ना कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कंपनी के लॉस पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो जो शेयर होल्डर हैं, जो मतलब जिसने 6.25% का मालिकाना हक इसमें अपना रखा हुआ है, वो सोचेगा कंपनी लॉस में जा रही है, मेरे पैसे भी इसमें कम होंगे। तो कंपनी जब लॉस में जाएगी तो अपने शेयर्स को क्या करेगा, उसने 10 रुपये में खरीदे थे, वो सोचेगा कि मैं इसको 9 में गई, उसमें बाद में देखा उसने 8 रुपये पे गया इसका शेयर की कीमत, यानी कंपनी लॉस में जा रही है, तो क्या करेगा, अपने शेयर को कम रेट पे बेच देगा। समझ रहे हैं आप। तो एक तो वो होता है कि हमारी जो कंपनी का प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट में जा रही है, तो अगर मान लीजिए उसने 10 रुपये में खरीदे, शेयर की कीमत चली गई 13 रुपये, उसको लगता है यार मैंने अच्छे कमा लिए इसमें, अब मैं इसको बेच देता हूँ। तो 13 रुपये में को खरीदार अगर उसके मिल जाता है तो वो क्या कहेगा कि 13 रुपये मेरे को दे दे ये शेयर। वो मालिकाना हक 125 शेयर खरीद लेगा उससे और वो मालिकाना हक उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यानी कि कंपनी के लॉस के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर शेयर की कीमत डिपेंड करती है। एक शेयर की डिमांड कितनी है शेयर की, जैसे कि मान लीजिए 125 शेयर मैं लिए बैठा हूँ ABC कंपनी के। अब मेरे पास कोई बंदा आए, मेरे को लगता है कि कंपनी आगे जाके बढ़िया परफॉर्म करेगी, मेरे पास बंदे आए, मेरे पास 25-30 लोग आकर कहे हैं कि सर मेरे को शेयर दो। एक बोले कि मैं आपको 13 रुपये दे दूंगा इस शेयर, 113 रुपये के हिसाब से शेयर ले लूंगा आपसे। दूसरा कहे मैं 14 रुपये के हिसाब से ले लूंगा। तीसरा कहे मैं 15 के हिसाब से ले लूंगा। एक कहे मैं 15.5 के ले लूंगा। एक कहे मैं 15.75 के ले लूंगा।
तो मैं क्या करूँगा, मैं उस शेयर को जो सबसे ज़्यादा रेट देगा मेरे को, मैं उसको बेच दूंगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। हम उसको ज़्यादा में बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शेयर तो लिमिटेड हैं, सभी ने उनकी बिक्री तो हो नहीं रही। तो लोग क्या कर रहे हैं कि आके खुद ब खुद हमें ऑफर दे रहे हैं कि हम आपके शेयर इतने रेट में लेने के लिए तैयार हैं। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सब्जी मंडी में कोई चीज़ कमी पड़ जाए, जैसे कि प्याज होती है, कई बार देखा जाता है कि प्याज का कीमत आसमान छूने 100 के पार चली जाती है, और वो कभी जब 30 रुपये 25 रुपये के भाव में भी होती है, जब गर्मियों का उनका सीजन होता है। तो वही बात है कि जब डिमांड बढ़ती है, जैसे कि मैंने बताया था, सब्जी मंडी का उदाहरण दिया था, सब्जी मंडी में जिस सब्जी की डिमांड बढ़ती है उसका क्या है, प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से शेयर की कीमत भी घटती बढ़ती रहती है। और एक जैसे कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो भी लोग देखते हैं कि मान लीजिए अब रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, अब मोदी की सरकार है, तो सभी लोगों का मानना है कि रिलायंस के लिए मोदी बढ़िया काम करता है, जैसा कि अभी तक मैंने सुना है। तो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, अडानी अंबानी के ऊपर की जो कंपनियां हैं उनमें पैसे लगा रहे हैं। जब सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी, तो लगेगा कि ये कंपनियों के लिए सरकार कुछ नहीं करके देगी, तो वो क्या करेंगे, उस कंपनी से अपने पैसे निकालना शुरू कर देंगे, उसकी कीमत डाउन चली जाएगी। आए समझ में? तो गवर्नमेंट चेंज होती है उस समय भी, या फिर कोई बीमारी आ जाती है, महामारी आ जाती है, जैसे कि अभी कोरोना आया था। कोरोना में लोगों ने देखा कि कोरोना आ गया, अब पता नहीं जिंदगी कैसी होगी आगे, लोगों के अंदर एक डर भय हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैसे जो मार्केट में लगा रखे थे वो सारे निकाल लिए, मतलब सारे अपने निकाल के अपने अकाउंट में रख लिए। तो उससे क्या हुआ कि जो शेयर की जो बिकवाली आ गई, खरीदारी के लिए कोई था नहीं, अब कोई खरीदेगा नहीं, सिर्फ बिकने के लिए शेयर आ रहे हैं मार्केट में। तो उससे क्या होगा, शेयर की कीमत टूट जाएगी। तो अभी कोरोना आया था मार्च 2020 में, शेयर मार्केट आधे के समथिंग, जो इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, ये आधे के समथिंग चले गए थे, टूट गए थे, इतनी कीमत टूट गई थी उनकी। तो जो इलनेस है, यानी कि कोई डिजीज आती है, तो उससे भी, यानी कि जो कोई महामारी आ जाती है, उससे भी शेयर मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। या फिर कोई आतंकवादी हमला हो जाए यहाँ पे, या फिर कोई इस प्रकार की जंग छिड़ जाए, जैसे कि कोई दो देशों के आपस में, या फिर वर्ल्ड वार जैसी स्थिति हो जाए, तो उस कंडीशन में भी सारी दुनिया के ही उस कंडीशन में जो शेयर मार्केट है वो टूटने लगेगी। एक दूसरे देशों के शेयर मार्केट के साथ भी हमारी शेयर मार्केट जो है इंडिया की, वो चलती है, यानी कि दूसरे देश की शेयर मार्केट इंडिया की ही नहीं, पूरे देशों के आपस में मिली जुली सी है। यानी कि एक देश की थोड़ी सी बढ़ती दिखाई देगी तो दूसरे देश वाले भी उसी के हिसाब से चलने लग जाते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है शेयर बाजार के ऊपर, यानी कि शेयर्स की जो कीमत है उसके ऊपर। तो दोस्तों, समझ पा रहे हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है? अभी देखिए, आप लोगों ने कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती हैं, ये समझ में आ गया कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में उतरती हैं, किस प्रकार से अपने शेयर्स को बांटती हैं लोगों में, किस प्रकार से उनसे पैसा लेती हैं। और आईपीओ क्या होता है, जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर लेके आती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और लोग जो हैं वो कैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदें और कैसे शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचें, उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखिए, उसके लिए हमें चाहिए होता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, डीमेट अकाउंट क्या होता है, जिसमें जैसे कि पैसे जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, अपने शेयर्स जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, वो हमारा डीमेट अकाउंट होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट जो वो होता है, यानी कि एक ही साथ बनते हैं दोनों। ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर की खरीदारी और बिकवाली करते हैं, यानी कि खरीदते और बेचते हैं। और डीमेट अकाउंट में हम उनको सेव करके रखते हैं, अपना जो पैसा होता है जिससे हमें शेयर खरीदने हैं वो इस अकाउंट में हम सेव करके रखते हैं। क्योंकि हमारे जो बैंक के अकाउंट होते हैं उनसे हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हमें अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है, ये डीमेट अकाउंट जिसको बोला जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर खरीदते बेचते हैं, तो ये उसके लिए चाहिए होता है, और इसमें हम स्टोर करने के लिए रखा जाता है। देखिए, ठीक है। और हमारी जो आपने सुना होगा बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
ये दो एक्सचेंज होती हैं, यानी कि ये दो मंडियां हैं भारत में, दो बड़ी मंडी हैं ये, जिनमें शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस अकाउंट में आप पैसे लेकर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1875 में बना था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना था। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है भारत का, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे शेयर मार्केट के लोग आते हैं अपने अपने शेयर्स को लेके, वहाँ पे वो उनको बेचते हैं। कुछ ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास शेयर नहीं होते, वो उनसे खरीदते हैं, या फिर एक दूसरे को, जैसे कि मान लो मेरे पास टाटा के शेयर है, मेरे को टाटा के नहीं चाहिए, मैंने किसी को टाटा के बेच दिए, मेरे पास टाटा के शेयर बेचने से पैसे आए, मैंने सोचा भाई रिलायंस अच्छा काम करेगा, मैं रिलायंस के खरीद देता हूँ, मैंने रिलायंस वाले शेयर खरीद लिए। या फिर मेरे को लगा कि नहीं यार रिलायंस भी अच्छा काम नहीं करेगा, मैं ऐसा करता हूँ एमआरएफ के खरीद लेता हूँ, एमआरएफ का बिजनेस अच्छा बनने वाला है। मैंने सारे शेयर बेच दिए, टाटा के बेच दिए, रिलायंस के बेच दिए, मैंने एमआरएफ के खरीद लिए कि आगे जाके एमआरएफ मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगा। तो उसी प्रकार से वहाँ पे वो एक जैसे सब्जी मंडी होती है ना भाई, ये लगा लीजिए आप, आपके शहर में 2 सब्जी मंडियाँ हैं, आप कौन सी में जाके टमाटर आलू खरीदना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 2 एक्सचेंज है, वहाँ पे बिक्री मंडी लगती है शेयर खरीदने और बेचने की। जिस प्रकार से सब्जी की मंडी लगती है आपके शहर में, हो सकता 3 हो 4 हो सब्जी मंडियाँ, तो वहाँ पे जैसे ही आप जाके आलू टमाटर मिर्च धनिया जो भी खरीदते हो, उसी प्रकार से इस यहाँ पे एक मंडी होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हम जाके शेयर खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनियां अपने शेयर्स को लिस्टेड करवा के रखती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप वेबसाइट खोलेंगे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि एनएसई के पास कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं और बीएसई के पास कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड है। मोस्टली कंपनियां हमारे भारत की दोनों के ही पास लिस्टेड होती हैं, आप कोई सी भी मंडी में जाके अपने शेयर खरीद सकते हो। समझ में आया? मैं इनको मंडी बोल रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें, इनको मार्केट भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन करना, एक दूसरे के साथ लेन देन करना, यानी कि मैंने शेयर बेच दिए, दूसरे से ले लिए, दूसरे ने खरीद के किसी तीसरे को बेच दिए, तीसरे ने फिर वापस किसी और को बेच दिए, तो उस प्रकार से वहाँ पे लेन देन होता रहता है। जिस प्रकार से हम मान लीजिए सब्जी मंडी में मैं जाऊँ, मेरे को जाके बोलना है कि भाई मेरे को जो है ना 20 बोरी आलू दे दो, मैंने 20 बोरी आलू खरीद लिए 25 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है, और वो 20 बोरी आलू मैंने स्टोर करके रखे। 2 दिन के बाद मेरे को लगा कि भाव बढ़ गया है आलू का, 25 की जगह 30 रुपये पर केजी हो गया है आलू का भाव। तो मैं क्या करूँगा, 30 रुपये के भाव से वो 20 की 20 बोरियाँ किसी और को बेच दूंगा, आया समझ में? तो इसी प्रकार से क्या होता है, मान लीजिए मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गया, वहाँ पे जाके मैंने कहा कि मुझे टाटा के शेयर चाहिए, मैंने टाटा के 50 शेयर ले लिए, और टाटा के बहुत सारी कंपनियां हैं उनकी छोटी, जैसे टाटा केमिकल है, टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है। तो मान लीजिए मैंने टाटा मोटर्स के शेयर ले लिए 50 शेयर ले लिए। टाटा मोटर्स के मान लीजिए भाव चल रहा था 300 रुपये का भाव, 300 के भाव से मैंने 50 शेयर खरीदे। वहाँ पे जाके मैंने उनको क्या किया, स्टोर रखा 3 दिन 4 दिन, हफ्ते 1.5 हफ्ते, और जब मेरे को लगा कि हाँ अब भाव इसका बढ़ गया है, मैंने 300 के भाव में खरीदा था, रेट पहुंच गया 350 का, तो मेरे को क्या लगा कि मेरे को तो बेनिफिट हो गया। तो मैं अब क्या करूँगा, वो जो शेयर हैं वो बेच दूंगा किसी दूसरे पर्सन को। अब वो दूसरे पर्सन ने 350 के हिसाब से उसको खरीद लिए, अब उसको लगेगा कि हाँ अब ये शेयर 400 पे जाने वाला है, तो ही वो उसको खरीदेना। तो मान लीजिए वो 400 पे चला गया, वो किसी और को बेच देता है, उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो इसी प्रकार से शेयर की कीमत डिमांड के हिसाब से बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ती रहती है। कई बार क्या होता है, शेयर की कीमत घट भी जाती है। मान लीजिए कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई और दिक्कत आ गई, मान लीजिए कोई डिजीज आ गई, कोई महामारी आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए मैंने 300 में खरीदे थे, 300 में मैंने शेयर खरीदे, और कोई महामारी की वजह से शेयर की कीमत कितनी हो गई, वापस आके 200 पे हो गई उसकी कीमत। मेरे पास 50 शेयर हैं, 300 के हिसाब से मैंने खरीद के डाल रखे हैं, और कीमत चली गई 200 के रेट में। तो अब क्या होगा, तो 200 के रेट में मैं उसको क्या करूँगा, मेरी समझदारी अगर मेरे में है तो मैं क्या करूँगा, उनको
स्टोर करके रखूँगा, मैं वेट करूँगा कि वापस 300 तक चले जाएँ। और जो नए होते हैं जिनमें थोड़ा सा ये होता है कि मतलब वो लॉस नहीं देख सकते, वो क्या करते हैं 200 के भाव में ही उनको बेच देते हैं। एक स्टॉप लॉस भी लगाया जाता है, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, मान लीजिए मैं आपने 300 रुपये में खरीदा, आप स्टॉप लॉस लगा दिया 280 का, यानी कि 280 से नीचे अगर भाव जाता है तो मेरे शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके 280 का रेट जाते ही जो आपका ब्रोकर होता है वो आपके शेयर्स को बेच देता है, यानी कि आपका वो लॉस वहाँ पे एक लिमिट तक ही मतलब लॉस होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपका लॉस होता ही रहेगा, आपके अमाउंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एक स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है उसमें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, आपको लगता है कि मेरा चाहे रेट 250 से नीचे चला जाए, 200 चला जाए, 150 चला जाए, मेरे को नहीं बेचने शेयर टाटा के, तो आपको अगर उम्मीद है कि ये 150 जाने के बाद भी वापस 300 को क्रॉस कर सकते हैं, तो आप उनको स्टोर करके, यानी कि आप उनको अपनी डिलीवरी में रख सकते हैं, ठीक है। बाद में आप मान लीजिए आपको लगता है कि 1.5 साल बाद ही ये हाई जाएंगे, 300 से ऊपर जाएंगे, अब तो ये बहुत नीचे चले गए, तो आप उनको 1.5 साल तक रखिए, 300 के ऊपर जाने के बाद उनको बेच सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना लॉस कितने दिन तक वो कर सकते हो, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों चीज़ें हो गई। अब आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में भी सुना होगा। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड है सेंसेक्स से और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी से। क्या होता है कि इंडेक्स होते हैं, सूचकांक होते हैं दोनों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि अपने जो 30 सबसे टॉप कंपनियां हैं उनकी एक लिस्ट बनाता है, और उनके अकॉर्डिंग ही, यानी कि उनके अकॉर्डिंग ही उन 30 कंपनियों का एक लिस्ट बना के उन्होंने उसका नाम रख दिया सेंसेक्स। यानी कि उस 30 कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है, उस 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस का जो एवरेज है वो सेंसेक्स में दिखाई देता है। यानी कि 30 कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो लॉस में जा रही हैं तो सेंसेक्स हमें डाउन दिखाई देगा। अगर वो 30 कंपनियां प्रॉफिट में जा रही हैं तो हमें सेंसेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 30 कंपनियों का एक ग्रुप है सेंसेक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनियां हैं उनका, ठीक है। निफ्टी क्या है? निफ्टी में 50 कंपनियां हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियां हैं, ठीक है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी में शामिल की गई हैं। यानी कि जब वो टॉप 50, इस प्रकार से सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सूचकांक हैं, यानी कि इंडेक्स हैं जो उनकी परफॉर्मेंस बताते हैं। सेंसेक्स बीएससी के 30 कंपनीज की कंडीशन बताता है कि वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस दे रही हैं। निफ्टी एनएससी की जो 50 कंपनियां हैं टॉप, उनकी परफॉर्मेंस बताता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ और टर्म्स आती हैं, सीडीएसएल, एनएसडीएल और सेबी, ठीक है। सीडीएसएल क्या होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है। एनएसडीएल क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये जो हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं, यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल काम करता है बीएसई के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। एनएसडीएल काम करता है एनएसई के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। देखिए, हम गए एनएसई के पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाजार में गए, हम वहाँ पे हमने शेयर खरीदे, और वो शेयर खरीदने के बाद हम रखेंगे कहाँ? ठीक है, तो उसके लिए स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के नाम से कंपनी है, जो आपके शेयर, जो जितने भी शेयर हैं वो स्टोर करके रखती है, अपने पास डिपॉजिट करके रखती है। जब आपको अपने शेयर बेचने होते हैं तो आप ऑर्डर देंगे, अपने ब्रोकर को बोलेंगे, ब्रोकर जो है एनएसडीएल से आपके शेयर निकालेगा। उस समय जब हम एनएसडीएल में शेयर जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस समय कोई चार्ज नहीं होता। जब हम शेयर्स को निकालते हैं तो ये अपना कुछ चार्ज लेते हैं हमसे, तो वो चार्ज लगेगा आपको, और ये आपके शेयर दे देंगे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए, ठीक है। ये जो है आपके स्टोरेज करके रखते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा था सब्जी मंडी का, मान लीजिए मैंने 50 बोरी आलू खरीदे थे, तो अब मेरे को क्या करना है? वो 50 बोरी आलू मेरे को घर लेके थोड़ी जाने हैं,
मेरे को वहीं बेचने हैं। तो वो मंडी क्या करती है, मान लीजिए मंडी ने क्या कर रखा है, अपना एक वेयर हाउस बना रखा है कि जितने लोगों ने जो माल खरीदा मंडी से वो उस वेयर हाउस में रख दो, जब उनको बेचना हो तो हमारा जो चार्ज है रखने का वो हमें दे देना और आप अपने बेच देना किसी दूसरे व्यक्ति को। वही सिस्टम है यहाँ पे। तो एनएसडीएल क्या करती है, अगर आपने एनएससी से कुछ शेयर खरीदे थे वो आपको डिपॉजिट कर लेती है। जब आप उसको बेचते हैं किसी व्यक्ति को तो वो आपसे चार्ज लेके आपको आपके शेयर दे देती है, फिर उसको बेच सकते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट मैंने बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बता दिया कि क्या होते हैं। डीमैट अकाउंट यानी कि हम अपने मनी उसमें रखते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि खरीदने बेचने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर क्या होता है, देखिए ब्रोकर होता है हमारे बीच में एक जिसको पहले दलाल बोलते थे, यानी कि हमें शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के, तो वो हमारे लिए जो काम करके देगा, वो ब्रोकर काम करके देगा हमारे लिए, वो खरीदेगा। हम बोलेंगे ब्रोकर को, ऑर्डर करेंगे कि हमारे लिए इतने शेयर खरीद लीजिए। ब्रोकर कई बार ऐसा भी, बहुत कई बार नहीं, हमेशा ही करता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप ब्रोकर को बोलते हैं कि आप मेरे लिए इतने शेयर खरीद लीजिए, तो ब्रोकर अपने खुद से पैसे लगा के आपके लिए वो शेयर खरीद के दे देता है, और आपसे जब वो शेयर आप बेचते हैं तो आपसे अपना पैसा ले लेता है। ठीक है, यानी कि ब्रोकर अपनी तरफ से भी आपको पैसे देके आपके लिए शेयर खरीद देता है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो में जितने भी हमारे पास शेयर हैं, जितने भी हमने शेयर खरीद रखे हैं उनकी लिस्ट होती है पोर्टफोलियो, यानी कि हम उनके परफॉर्मेंस वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इतने शेयर खरीद रखे हैं, इसका इतने रेट पे खरीदा था, इसको इतने रेट पे खरीदा था, और अब इनका ये भाव चल रहा है। ठीक है, ये वो होता है हमारा पोर्टफोलियो। उसके बाद डिविडेंड होता है एक। डिविडेंड क्या होता है कि मान लीजिए हमने एबीसी कंपनी में हमने 6.25%, मान लो 125 शेयर जिसने खरीदे थे वो 6.25% का हिस्सेदार बन चुका। अब कंपनी में क्या हुआ कि तगड़ा मुनाफा हो गया, बढ़िया मुनाफा कंपनी को मिला है, तो कंपनी क्या करेगी, जो मुनाफा है वो अपने हिस्सेदारों में तो बांटेगी ना। तो अपने हिस्सेदारों में जब वो मुनाफा बांटती है, जो प्रॉफिट बांटती है, तो वो उस प्रॉफिट को सीधा वो आप उनके जो हिस्सेदार हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, बैंक अकाउंट जो होता है उसके अंदर सीधे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके हिस्से का जितना मुनाफा बना। यानी कि मान लीजिए एबीसी कंपनी का ने क्या किया कि एक साल में उन्होंने 20,000 रुपये का मुनाफा कर लिया। जो 20,000 रुपये हैं उनको क्या करेगी, वो अपने हिस्सेदारों में बांट देती है। तो बांटती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। वो उतना ही मिलता है जितने आपके पास शेयर हैं, आपकी मालिकाना हक कंपनी में जितने परसेंट है उतना परसेंट आपको जो है डिविडेंड मिल जाता है। वो शेयर के ऊपर होता है। एक शेयर के ऊपर मान लीजिए कंपनी बोलती है मैं 5 रुपये दूंगी डिविडेंड के, तो आप मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर हैं तो आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। कोई कंपनी बोलती है कि मैं एक शेयर का 50 रुपये दूंगी, तो आपको उसके हिसाब से आपके पास जितने शेयर हैं उतने डिविडेंड आपको मिल जाता है, उतना आपका जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो आपके अकाउंट में आ जाता है। उसको बोलते हैं डिविडेंड। कंपनी का प्रॉफिट जब शेयर होल्डर में बंटता है तब उसको बोलते हैं डिविडेंड। बुल और बियर मार्केट क्या होती है, देखिए शेयर मार्केट उतरती और चढ़ती रहती है, यानी कि अप और डाउन होती रहती है। तो बुल और बियर, बुल होता है यानी कि बैल, और बियर होता है भालू। तो जो बैल होता है और जो भालू होता है वो दोनों चीज़ें क्या हैं कि उनकी जो अटैक करने की जो तरीका होता है, बुल का क्या होता है, वो अपने सींग से हर चीज़ को उठा के ऊपर फेंकता है। ठीक है, तो और जो उसके विपरीत में बियर क्या होता है, वो जो अपना सर लगा के हर चीज़ को नीचे दबाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जब बैल के सामने आता है तो बैल क्या करेगा, उसको उठा के सींगों से ऊपर फेंक देता है। बियर क्या करेगा, भालू क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपने सर से उस व्यक्ति को नीचे दबाएगा ज़मीन में। तो वो उनका एक मारने का तरीका होता है बुल का और बियर का। लेकिन उन चीज़ों को शेयर मार्केट में क्यों ऐड किया गया है, शेयर मार्केट में बुल और बियर कंसेप्ट क्यों लाए गए, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, जब शेयर मार्केट
ऊपर की तरफ ग्राफ, शेयर मार्केट का जो ग्राफ होता है, शेयर का ग्राफ होता है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है निफ्टी सेंसेक्स का, तब बोला जाता है कि ये बुल मार्केट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। जब नीचे की डाउन फॉल होता है तब बोला जाता है कि ये बीर मार्केट है, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट गिर रही है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता है मार्केट को, तो उसको भी बुल बोला जाता है। यानी कि पैसे लगा के, बहुत सारे पैसे लगा के किसी शेयर की वैल्यू बढ़ा रहा है, पैसे लगा रहा है, बढ़ा रहा है, पैसे लगा रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है। तो उस समय क्या होता है, उसको बोला जाता है कि बुल है, यानी कि ये मार्केट को उठा रहा है। जो व्यक्ति पैसे निकाल के, मार्केट से पैसे निकाल के नीचे गिरा रहा है मार्केट को, उसको बियर बोला जाता है, यानी कि वो मार्केट को गिरा रहा है। ठीक है। बिग बुल के नाम से जाना जाता था एक व्यक्ति, जिसका नाम आपने भी सुना होगा, मूवी भी आई है उनके ऊपर 2, एक सीरीज, वेब सीरीज आई है, एक मूवी आई है। तो हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। 1992 में उनके द्वारा किया गया एक स्कैम बताते हैं लोग कि उन्होंने स्कैम किया था। सच्चाई मैं नहीं जानता कि उन्होंने स्कैम किया था या नहीं किया था, वो तो सच्चाई क्या थी उसके पीछे वो सरकार जानती है। जैसे कि मूवी में दिखाया गया है, उसमें तो हर्षद मेहता को ही विक्टिम माना गया है कि उन्होंने ही ये किया था। तो जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, उन्होंने क्या किया था कि पैसे ना होने के बावजूद भी, अब उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे बोरो किए, उधार लिए, उधार लेके लोन पे पैसे लिए और लोन पे पैसे लेके मार्केट में लगाए। बहुत सारे पैसे उन्होंने, बताया जाता है कि SBI बैंक से उन्होंने 500 करोड़ रुपए लेके मार्केट में लगा दिए थे, और उसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया था, जहाँ तक मैंने मूवी में देखा है, स्कैम हुआ था मार्केट में। तो उनको बिग बुल बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करते थे कि वो पैसा ना होने के बावजूद भी लोन पे पैसा उठाते थे और मार्केट में लगाते थे, यानी कि शेयर का भाव गिरने नहीं देते थे, शेयर का भाव बढ़ने देते थे, बढ़ाते थे, हर समय शेयर का भाव बढ़ाते थे। और मैं मानता हूँ जहाँ तक कि वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे उस समय, क्योंकि 1992 में जो है बाहर के इन्वेस्टर आने वाले थे। अगर वो थोड़े दिन और इस प्रकार से मार्केट को मेंटेन किए रखते हाई पे, तो बाहर के इन्वेस्टर, यानी कि पहले क्या था उस समय कि विदेश के जो इन्वेस्टर थे वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, भारत में शेयर नहीं खरीद सकते थे, पहले ये रूल था। लेकिन 1992 के आसपास ये एक रूल बना था कि बाहर के लोग भी भारत में आके भारत की कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। तब से यहाँ पे शेयर खरीदने लगे थे। अगर वो व्यक्ति अगर कुछ साल और मार्केट को हाई पे रख लेता, तो बाहर के इन्वेस्टर आते, भारत में इन्वेस्ट करते, वहाँ पे जो शेयर की कीमत, जब शेयर की कीमत मान लीजिए उन्होंने किसी शेयर की कीमत 50 कर रखी थी, अगर वो बाहर के इन्वेस्टर आके उसको 50 के भाव में खरीदते, तो बाहर का पैसा 50 के भाव में यहाँ आके लगता, बाद में चाहे वो प्राइस कितना भी गिरे, यानी कि बाहर का पैसा तो आ गया ना भारत में, बाहर से पैसा भारत में आके लगा, बाद में वो स्कैम उजागर होता तो बाहर का पैसा भी वहाँ पे डाउन जाता, वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा भी डाउन जाता। और मेरे को नहीं लगता कि बाहर का पैसा आने के बाद हमारी मार्केट इतनी गिरती जितनी उस समय गिरी थी। तो थोड़ा दिन और वेट कर लेते, थोड़ा दिन उनका स्कैम और उजागर ना होता, तो बाहर के इन्वेस्टर भारत में पैसा लगा देते और इतना लॉस लोगों को नहीं होता उस समय पे। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, सबसे अमीर लोगों में उनको काउंट किया जाता है। उन्होंने अपनी जो संपत्ति बनाई है वो पूरी की पूरी शेयर मार्केट से बनाई है। और हमारे भारत में जो टॉप पर चल रहा है फिलहाल जो शेयर मार्केट में, उनका नाम राकेश झुनझुनवाला आपने सुना होगा, जो पूरा शेयर मार्केट के ऊपर ही फोकस्ड हैं। तो दोस्तों ये थी शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। और शेयर मार्केट में देखिए रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क बिल्कुल होता है। आपको रिस्क हर जगह मिलेगा, कि आप कहीं भी बिजनेस करते हैं आपको रिस्क मिलता है। जैसे कि खरीदारी और बिकवाली का बिजनेस आप कहीं भी कर लीजिए, वही रिस्क मिलता है जो शेयर मार्केट में मिलेगा आपको। ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी मंडी में जाके या फिर अनाज मंडी में जाके आपने 200 बोरी गेहूं खरीद लिए और हो सकता है आपने सोचा कि अगले सीज़न में इनको बेच दूंगा, हाई रेट में बिक जाएंगे। हो सकता है अगले सीज़न में गेहूं की पैदावार ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से जो गेहूं की कीमत है वो डाउन चली जाए या फिर कोई और दिक्कत हो जाए। तो उस समय में क्या होगा कि आपको वो लॉस झेलना पड़ेगा कि आपका अगर गेहूं आपने 1500 या 1300 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदे हैं, मान लीजिए 1500 के हिसाब से खरीदे आपने गेहूं और वो बाद में चले गए 1300 के रेट में, तो आपको वो लॉस झेलना ही पड़ेगा। अगर आपने सोचे तो थे कि 1500 के हिसाब से खरीदूंगा, गेहूं 1700 हो जाएंगे, तो वो प्रॉफिट के लिए आपने इन्वेस्ट किया था लेकिन हो गया उल्टा। तो वो भी शेयर मार्केट में होता है। आप प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हो, आपको लगता है कि इस कंपनी में पैसे लगाऊं और इस कंपनी में पैसे लगाने के बाद मुझे प्रॉफिट मिले। हो सकता है वो प्रॉफिट भी दे जाए और ना भी दे, डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पैसे लगाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए। किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं तो पूरा बैकग्राउंड उस कंपनी का चेक कीजिए कि इस कंपनी की पीछे की परफॉर्मेंस कैसी रही और आगे जाके ये कैसा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, कोई कंपनी ऐसी है कि मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस करती है, उस बिजनेस की लग रहा है कि आगे जाके कोई यूज ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई डीजल की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है और आपको लग रहा है कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां आगे जाके बंद हो जाएंगी, डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को कोई नहीं खरीदेगा, इलेक्ट्रिक का जमाना आ रहा है, सब इलेक्ट्रिक खरीदेंगे। तो आप उस कंपनी में पैसा क्यों लगा रहे हैं जो डीजल की गाड़ियां बना रही है? ठीक है, तो आपको वो फ्यूचर भी देखना है कि क्या फ्यूचर में इस कंपनी की डिमांड है, इस कंपनी से कुछ हो सकता है, ये इस कंपनी अपने फील्ड में कुछ कर सकती है आगे जाके फ्यूचर में। तो वो चीज़ देखनी पड़ती है, बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि कंपनी में कोई घोटाला तो नहीं हुआ है पहले या फिर कोई और चीज़ तो नहीं हुई है। जैसे कि अभी यस बैंक था, यस बैंक का शेयर 300 के समथिंग चल रहा था, लेकिन उसमें जो स्कैम हुआ उसके बाद उसकी कीमत अब 11-12, 11-12, 13 इस प्रकार से उस शेयर की कीमत चल रही है। तो जिन्होंने 300 रुपये के भाव में शेयर खरीद रखे थे, अब वो 11 के शेयर भाव में अगर शेयर बेचते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना लॉस वो उठाएंगे अपने शेयर को बेचने के लिए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि लॉस, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पैसे को डबल भी किया है, ट्रिपल भी किया है। तो वो चीज़ें जो है वो तो देखिए, जो खरीदारी और बिकवाली की जो बिजनेस है उसमें आपको लॉस और प्रॉफिट को झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये भी जो है अपना शेयर मार्केट भी खरीदारी और बिकवाली वाला मार्केट है, तो इसमें भी आपको लॉस और प्रॉफिट झेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था शेयर मार्केट के बारे में। आप लोगों को कोई डाउट रह गई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा। मैंने ये आपको बेसिक बताया है, इसके अंदर डीप जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डीप मैं नहीं गया हूँ, ऊपर का समझाया है आप लोगों को। डीप जाएंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, मतलब कॉल पुट वाली सिस्टम होता है, वो ज़्यादा रिस्की होता है, वो चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, बहुत सारी डीप चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। मैंने आप लोगों को बिल्कुल सेफ चीज़ें बताई हैं। आप शेयर को डिलीवरी में खरीद के रख सकते हैं, बाद में जब प्रॉफिट हो तो उसको बेच सकते हैं। सिंपल चीज़ समझाइए आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को जो इंट्राडे ट्रेडिंग वाला और जो कॉल पुट वाला सिस्टम है वो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है। ठीक है, वो रिस्की हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को लंबा समय हो जाए शेयर मार्केट में, आप उनको अच्छे से समझ जाएं तभी उस चीज़ में जाइएगा आप लोग। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं शेयर मार्केट की। ठीक है, तो दोस्तों कैसा आपका लगा वीडियो उसके बारे में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आपकी कोई क्वेरी है, इंक्वायरी, कोई भी आपकी कोई अधूरी छूट गई मेरी से जानकारी तो आप पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल आपका रिप्लाई दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है। तो दोस्तों अभी तो इस वीडियो का समापन करते हैं यहीं पे। थैंक यू, धन्यवाद।